सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जो चैप्टर नंबर 1 भौतिक राशि एवं मात्रक यानी भौतिक राशि और मात्रक का फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट का हम देखेंगे। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चंस है जो रिपीटेड हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चंस है जो आपके सामने, ठीक है, जस्ट है कि प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष का मान है, ठीक है, कितना होगा। जो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है सो आप निकाल सकते हैं इजी वे। और सिंपली से प्रकाश वर्ष का मान बता दे तो 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर होता है, अप्रोक्सीमेट 10⁻16 मीटर होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट उसी का जस्ट हूबहू क्वेश्चंस है जो कि क्वेश्चंस यूनिट एंड मात्रक से पूछा जा रहा है। आप चैप्टर का ध्यान रखते हुए, और एक बात आपको बता दूं कि जितना भी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का उसका हम नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें डील करेंगे ओवरऑल चैप्टर के यूनिट वाइज। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चंस में क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। देख सकते हैं आपको कितना बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है, डायरेक्ट समझिए कि प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है दूरी को। अब दूरी को क्या, जो प्रकाश वर्ष होता है जो सबसे ज्यादा यानी लार्जेस्ट इसका यूनिट है, जो डिस्टेंस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट है, जो किसी ग्रह के बीच यानी 2 प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, जो देख सकते हैं 2003-2008 में पूछा गया था। तो सदिश राशि पहले आप जानेंगे कि सदिश राशि आखिर होता क्या है और अदिश राशि। राशि 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि एक ऐसा राशि है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, और सदिश राशि आपको बता दिया, अदिश राशि वो है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि सदिश राशि एक ऐसा राशि है जो कि अदिश राशि के सतह से बनाया जाता है। तो सिंपल सा है इसका, जो कि देख रह सकते हैं कि कार्य किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन आप लोगों को जो पता होना चाहिए ये सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट क्वेश्चंस देखते रहे और आप लोग इसको क्या करें कि यहाँ तो समझ लेंगे, दोबारा रटने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि सदिश राशि अदिश राशि क्या है, उस तरीका से अगर आप सोचेंगे तो वो आपको हो जाएगा इसका आंसर ऊर्जा, जो कि किसी भी अदर राशि पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। जो चुंबकीय बल क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसका तीव्रता किस चीज में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस की इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 1983 में पूछा गया था, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, जो विभवांतर का यूनिट है, इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी निर्धारित की गई है। मतलब जो सूर्य है और पृथ्वी है उनके दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो निर्धारित किया गया है किस चीज से, एक खगोलीय इकाई से। यानी कि ऑप्शन आपको याद रखना है, एक खगोलीय इकाई के द्वारा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच डिस्टेंस को निर्धारित किया गया है। अदर प्लैनेट का भी जो डिस्टेंस निर्धारित खगोलीय इकाई के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो सूर्य की पृथ्वी से दूरी है लगभग, जस्ट उसी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितना है। तो आप लोग को पता है 15 लाख किलोमीटर। दैट मीन्स इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि सेकंड चैप्टर का
स्टार्ट होने वाला है गति के नियम और बल, जो कि सेकंड चैप्टर है। अब इस चैप्टर के वीवीआई क्वेश्चंस को देखेंगे और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि त्वरण का ऐसे मात्रक है। त्वरण का ऐसे यानी कि एक्सेलरेशन, ए का मात्रक क्या होगा? ए का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित है, ठीक है। तो न्यूटन के 3 गति नियम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड जो नियम होता है उसमें कहता है कि जो भी वस्तु कोई भी बल जो किसी वस्तु पर अगर एक्ट करता है तो उनका जस्ट उनको क्या करता है, रिएक्ट भी करता है, यानी कि प्रतिक्रिया और क्रिया बल दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आप लोग पढ़ चुके हैं 10th में भी, रॉकेट का इंजन क्या होता है, तृतीय गति नियम पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में से किसका प्रकार का स्ट्रिंग चालक के लिए सुविधाजनक होगा? जो आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर स्ट्रिंग छोटा रहे तो जो चालक होगा, ड्राइवर होगा, उसे घुमाने में दिक्कत होगी। अगर बड़ा रहे तो उसे आसानी से घुमाया जा सकता है। डेट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा बड़े व्यास वाला, यानी कि सबसे बड़ा व्यास, अगर जितना बड़ा व्यास रहेगा उतना आसानी होगी, यानी उतना सुविधाजनक होगा, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आवेग का मात्रक है। आवेग का सिंपल सा मात्रक क्या होता है? तो आवेग का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर होता है, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया। न्यूटन मीटर होता है जो कि ऑप्शंस में नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन है सिंपल सा आप पढ़ना होगा कि एक वस्तु त्रिज्या आर के वृत्त की परिधि पर गतिशील, यानी कि जो ये त्रिज्या जो वृत्त है उस पर जो आर के जो वाले त्रिज्या का एक वृत्त है उस पर एक वस्तु गतिमान है, ठीक है। जब एक परिधि का 3/4 भाग तय कर लेता है तो उसका वस्तु का विस्थापन कितना होगा, ठीक है। तो 3/4 भाग ज्ञात कर जो तय कर लेगा तब बचेगा कितना, उतना क्या होगा, उतना से उसको मेन टोटल से अगर घटा लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली से 3R आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 3R आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो देख रहे हैं कि 8 kg के बंदूक से 20 ग्राम की एक गोली 40 मीटर पर सेकंड की वेग से छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे हटेगी। तो इसका आंसर आपको बता दूं कि जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ये काम करता है, और इनका जो न्यूमेरिकल जो आपको बनाकर दिखाए हैं उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया, उसमें जाकर देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने जस्ट कि दो सतहों के बीच घर्षण बल कब बढ़ेगा, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है सिंपल सा, ठीक है। तो सिंपल सा एक बात पता होना चाहिए आपको, जो कॉन्टैक्ट सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि घर्षण बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर घर्षण और जो सतह को है अगर भिंगा दे तो घर्षण क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो नेक्स्ट चैप्टर का कार्य, समर्थ या शक्ति और ऊर्जा के चैप्टर से, ठीक है। अब इस चैप्टर से हम देखेंगे, ठीक है। टोटल जो फिजिक्स का जितना भी चैप्टर है उसका 100% हम सभी चैप्टर से वीवीआई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर से देखते हैं सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 जूल गतिज ऊर्जा रखने वाले 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का वेग क्या है, जो आप देख सकते हैं 2008 में पूछा गया था। तो आप लोगों को कैसे निकालना है इसका सिंपल सा आपको बता दूं कि आपके पास किनेमेटिक एनर्जी दिया हुआ है और 100 ग्राम मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको निकालना है, क्या निकालना है, तो इसका एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन निकालने के बाद आप लोग को डायरेक्टली क्या करना है, तो निकालना है
गतिज ऊर्जा की फॉर्मूला का यूज करके अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि 1 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी तब उसकी चाल क्या होगा। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास द्रव्यमान दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, तो आप क्या करें, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला का यूज करें। ई के बराबर जो होता है 1/2 mv²। ठीक है, mv² फॉर्मूला का यूज करके आपको निकालना क्या है, उसकी चाल यानी भी निकालना है। सब कुछ दिया हुआ है, जिसको सॉल्व करके आप बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि होने पर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी। ठीक है, संवेग वृद्धि करेंगे तो उनका गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगा। तो सिंपल सा आपको बता दूं, जो आपको पता है कि संवेग क्या करता है, गतिज ऊर्जा ई के फॉर्मूला होता है जो गतिज ऊर्जा को 1/2 mv²। ठीक है, mv²। इस फॉर्मूला में आप जानते हैं कि जो इसका संवेग है यानी mv, उनको अगर 50% बढ़ा दे तो उनके गतिज ऊर्जा में क्या इफेक्ट होगा। तो आप इनसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा 125% ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक सोलर सेल बनाने में नहीं किया जाता है। सोलर सेल आप जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा वाले बैटरी होता है उनका जो सेल बनाने में किसका यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है प्लेटिनम का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये जो सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जब एक दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि होती है तो जब एक कार्य दिया गया उनको पूरा करने के लिए समय में वृद्धि किया जाता है तो क्या होगा, उनका जो शक्ति का ह्रास होता है। अब बताइए कैसे, क्योंकि शक्ति जो टाइम पर डिपेंड करती है, जो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अगर टाइम बढ़ाएंगे तो शक्ति उसका जो है इंटेंसिटी वो कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि 1 किलोवाट इसके लगभग बराबर होते हैं, जो 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 किलोवाट कितने एचपी के बराबर, जो एचपी में हमारे पास दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 एचपी बराबर क्या होता है। 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। आप इस तरीका से निकालेंगे तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1.30 एचपी। ठीक है, 746 वाट होता है, यानी कि एक किलो वाट यानी 1000 वाट का से हम डिवाइड करेंगे, जो 1000 वाट को 746 से डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक वाट है, एक सामान्य व्यक्ति की शक्ति होती है, जो आप कोई भी व्यक्ति है उनका क्या शक्ति होगा जो एचपी में। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा 0.05 से 0.1 एचपी, यानी एचपी दैट मीन्स 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि आपका कितना शक्ति है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन है अन द्रव्यमान के एक कण का कोणीय रेखीय संवेग यदि p है तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो आपका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो जो संवेग दिया हुआ है mv बराबर होता है mv बराबर, उसके बाद जो p रेखीय संवेग बराबर होता है mv। ठीक है, तो आप इससे निकालेंगे तो v बराबर क्या होता है, हो जाएगा p/m हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इस फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा p²/2m। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो सिंपल सा है और थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है। एक 50 kg द्रव्यमान उठाने के लिए 4900 जूल कार्य प्रयोग में लाया जाता है। तो द्रव्यमान को इस ऊंचाई तक उठाया गया। ठीक है, कितना ऊंचाई तक, 50 kg का द्रव्यमान का कोई है और उनको उठाने के लिए 4900 जूल एनर्जी खपत किया गया, तो उनकी कितनी ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। सिंपल सा ये जो कार्य होता है वर्क बराबर होता है mgh होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हमको h निकालना है। इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो सिंपल सा इसका 10 मीटर आएगा।
आप सॉल्व जरूर करें। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपको गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस है आपके सामने, फर्स्ट वन क्वेश्चन है सिंपल सा, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर m kg है, ठीक है, चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जितना भार है उसका 6 भाग यानी कि 1/6 भाग चंद्रमा पे होता है। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा m/6। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि W भार का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और A त्वरण से ऊपर की ओर गतिशील है, तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा। तो व्यक्ति का सिंपल सा आपको बात है, जो होगा वो अगर ऊपर की ओर तो उसका वेट होगा, ठीक है, और वो A त्वरण से जा रहा है तो यानी WA/2g हो जाएगा, ठीक है, इतना वेट से हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.0 × 10⁻24 kg, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भू अस्थिर उपग्रह, ठीक है, का आवर्तकाल होता है, जो भू पर स्थिर है जो उपग्रह, उसका आवर्तकाल कितने आवर्तकाल है जो एक चक्कर लगा पाएगा। उसके लिए 24 घंटा होता है, वो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, किसी वस्तु का जो पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, ठीक है, या निर्भर करता है या किस उस पर निर्भर नहीं करता है। तो सिंपल सा इसका जो आंसर होगा वो आपको पता होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन होगा, जो वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसका जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, वो डिपेंड नहीं करता, वो कहीं भी ले जाए उनका सेम रहेगा, उनका वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे उतर रहा है, ठीक है, उतरते समय लिफ्ट में रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति का भार क्या होगा। अगर आप लोग लिफ्ट में चढ़े होंगे तो आप लोग को ये एहसास हो गया होगा कि नीचे आते हैं तो कैसा लगता है और ऊपर जाता है तो कैसे लगता है। अगर ये लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है और अचानक जो इसका है रस्सी जो इससे बंधा रहता है वो रस्सी अगर टूट जाए तो उसका डायरेक्टली वेट, आभासी वेट डायरेक्टली 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी व्यक्ति को 1 kg भार में अधिक वस्तु प्राप्त होगी, कहाँ प्राप्त होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव पर सबसे ज्यादा ग्रेविटी होता है, यानी कि ध्रुव पर प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने जो नेक्स्ट चैप्टर का है, द बलवान पृष्ठीय तनाव और प्रस्थरता एंड शून्यता का चैप्टर से पूछे, जो हम टोटल क्वेश्चंस को, हम टोटल चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से आता है कि यदि कोई ठोस पानी में डूब जाएगा तो यदि उसका अपेक्षित घनत्व है, तो आपको बता दूं कि जो घनत्व पर ही डिपेंड करता है कि कोई वस्तु पानी में डूबेगा या उन पर तैरेगा, ठीक है। तो अगर जो घनत्व होता है, जो अपेक्षित घनत्व उसका 1 होता है और उससे अगर कम होगा तो वो ठोस क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, और उससे अधिक होगा तब पानी में वो तैरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि, अभी हम जस्ट बताए थे कि जो कोई भी चीज तैरेगा जो घनत्व पर डिपेंड करता है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपको, जो बर्फ है उसका जो घनत्व हमेशा क्या होगा, जो पानी से कम रहता है, इसीलिए क्या होगा, वो बर्फ क्या करते हैं, वाटर पर तैरता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व कब होता है। तो आप लोग बहुत सारे फॉर्मूला में यूज करते होंगे कि जो वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पर लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, क्योंकि इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने जो दिख रहा है कि सोने की आभूषण, जो सोने का ज्वेलरी बनाते हैं, उसके किस भौतिक गुण के कारण बनाना संभव है। कौन ऐसा भौतिक गुण उसमें है जिसके कारण उसे बनाना संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा तन्यता, और पता होना चाहिए तन्यता, सोना सबसे ज्यादा तन्यता होता है।
उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो उत्प्लावन बल इस पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल क्या होता है इसको पता है आपको? जब आप लोग पानी में तैरते हैं, ठीक है, जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो अंदर गिर जाते हैं, और डायरेक्ट कभी होता है कि देखते हैं कि अगर सांस कम फूलने लगता है तब डायरेक्टली ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? इसी बल के कारण अपने आप बिना नहीं चाहते हुए तब पर भी ऊपर आ जाते हैं, उत्प्लावन बल के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास जो सरल आवृत्ति गति और प्रत्यानयन बल, जो रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, और जो रीस्टोरिंग फोर्स है उन पर जो क्वेश्चंस भी है उनके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सा सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन है, सरल लोलक का आवर्तकाल कहाँ पर महत्तम होगा? ठीक है, तो जो सरल लोलक है उस वहाँ किस मतलब कहाँ पे उसका जो आवर्तकाल होगा वो महत्तम होगा। तो इसका आंसर जो होगा सिंपल सा, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र पर। ठीक है, उसके बाद यदि एक लोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाता है तो उसका दोलन काल क्या होगा? ठीक है, तो दोलन काल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अब बताए क्यों? तो सिंपल सा आपको हम बता दूं कि जो दोलन काल होता है, जो काल होता है वो मास पर डिपेंड यानी द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं कि दोलन काल बराबर 2π√L/g। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि सेकेंड दोलक की आवृत्ति है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 0.5 हर्ट्ज Hz। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हर्ट्ज का मात्रक है, किसका मात्रक होगा? हर्ट्ज का मात्रक आवृत्ति का मात्रक है। ठीक है, और dB डेसिबल क्या है? वो ध्वनि का है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल होता है, जो घंटे वाली घड़ी है उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो वो जो उसका जो ठीक अपने पोजीशन पाने के लिए उसका जो आवर्तकाल होगा 12 घंटा के बाद वो अपना फिर से वही पोजीशन पाए, यानी कि इसका आवर्तकाल 12 घंटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन चैप्टर है आपके सामने तरंग गति और व ध्वनि। ठीक है, वेव मोशन एंड साउंड पर हम देखेंगे और इन पर जो क्वेश्चंस भी है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फर्स्ट वन क्वेश्चंस आपके सामने है, जो एक तरंग 8 सेकंड 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? ठीक है, 0.8 सेकंड में 24 चक्कर पूरा कर लेता था, तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर आपका इनका सोल्यूशन ज़्यादा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस देखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि सितार से निकलने वाली ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? जो सितार आप लोग देखे होंगे, ठीक है, सितार से जो ध्वनि निकलता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है रेडियो तरंग का वेग क्या है? जो रेडियो तरंग है उसका वेग कितना होता है? तो जो वेग बराबर होता है v बराबर होता है n एंड गामा। ठीक है, इस फॉर्मूला से अगर निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने जस्ट कि तरंग के शीर्ष की ऊंचाई कहलाती है। इसका जो तरंग होता है वेव होता है इस तरीका के जो गति करता है। ठीक है, तो जो शीर्ष होता है इस ऊंचाई को क्या कहते हैं? इस ऊंचाई को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है। आप लोग प्रैक्टिकली भी कर चुके होंगे, देखे होंगे कि लोहा या बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, लोहा से आप लोग जानते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी की पटरी से रेलगाड़ी आने से पहले ही हमें संकेत दे देता है कि नहीं रेलगाड़ी आने के समय। तो इससे क्या होता है कि लोहा जो ठोस होता है उसमें सबसे ज़्यादा ध्वनि क्या होता है, उनका वेग सबसे ज़्यादा होता है ध्वनि, यानी डेट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा लोहा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने जो प्राश्रव्य
ध्वनि की आवृत्ति होती है। ये देख सकते हैं कि 1992 और 2004 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आप लोग ये सब 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रासरव ध्वनि, श्रव्य ध्वनि क्या होता है। तो जो प्रासरव ध्वनि का आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, प्लस होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि का कारक है। ध्वनि जो मूव करता है, जो एक दूसरे से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो वो किसके चलते, तो जो ध्वनि का परावर्तन के चलते जाता है, यानी कि ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। परावर्तन के कारण हो जाता है, जो एक प्लेस से टकरा फिर दूसरे प्लेस से टकराकर इस तरीका से वो मूव करते जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर किसी तरंग का आवर्तकाल 0.002 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो जो आवर्तकाल, जो तरंग की आवृत्ति होता है, उनका फॉर्मूला होता है, तो जो आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, इस फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो आपका सिंपल से हो जाएगा 500 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला साधन है। जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करेगा, वो होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वो ऐसा है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चंस और नेक्स्ट वन चैप्टर जो आप लोग को लाइट चैप्टर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चंस, उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस भी है उस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस जो उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दे और कमेंट करना ना भूले, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो क्वेश्चंस है जो आपके सामने, फर्स्ट वन और सबसे सिंपल, जो कि आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन है कि हवा के बुलबुले का पानी के अंदर चमकते नजर आने का क्या कारण है, ठीक है। किस चीज के चलते ये होता है ऐसा, तो पूर्ण परावर्तन के चलते हमें पानी के अंदर जो बुलबुला होता है उन्हें हम देख सकते हैं। और इसके क्यों देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। नेक्स्ट वन चैप्टर है आपका सामने, हीट, जो उष्मा है, उसमें हम जो विविया क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, एक ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पारा। जो पारा आप लोग जानते हैं वो मरकरी जो हम यूज़ करते हैं किसमें, तो थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। जब ये चढ़ता है तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तभी ये ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है। सेकंड वन क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में से किसका न्यूनतम तापमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान होता है। उसके बाद सेकंड वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन है आपके सामने, उष्मा का जो ऐसा मात्रक क्या होता है। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपको जूल। जूल होता है क्या, उष्मा का ऐसा मात्रक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि पेट्रोल इंजन में दी गई उष्मा का लगभग कितना % ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जो हम पेट्रोल इंजन में जो उष्मा देते हैं वो कितना % यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 25%। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन है 233 केल्विन किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर है। तो आपको निकालना है जो केल्विन और फेरनेट में हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इस रिलेशन से हम ज्ञात करेंगे के माइनस 273/100 इक्वल टू F माइनस 32/180। इस फॉर्मूला से हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वन चैप्टर से विद्युत एंड चुंबकत्व, जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है जो है, उस चैप्टर का विविया क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो क्वेश्चंस है आपके सामने जो दिख रहा है कि 5 ओम का प्रतिरोध 25 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली धारा क्या होगा। तो आपके पास दिया हुआ है आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो वोल्ट है V बराबर दिया हुआ है 25 वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्या बोला, धारा निकालना, I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन VR, जो I बराबर VR होता है। इस फॉर्मूला का यूज़ करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आपके सामने आ जाएगा
तो I बराबर वी आर जो 125 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि एक क्षण चुंबक की लंबाई को 4 भाग में बांटा गया तो उसके ध्रुवों की कुल संख्या है, यानी कि एक चुंबक का टुकड़ा है तो इसमें क्या होगा, 2 ध्रुव है, 4 भाग में बांटा गया डेट मीन्स क्या हो जाएगा, दुगुना 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है उसके, जो किसी भी तार में प्रतिरोध जो उत्पन्न होता है वो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ पर। आप बताइए पदार्थ पर क्यों, कि पदार्थ का जो रेसिस्टिविटी होता है उन पर डिपेंड करता है प्रतिरोध, रेसिस्टिविटी यानी रो, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि एक चालक का प्रतिरोध जिस पर निर्भर नहीं करता है वो है उसका, चालक का जो प्रतिरोध है वो निर्भर नहीं करता किस पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, सूक्ष्म सेल में विध्वंसक का कार्य करता है, सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपको, डायनोमा उत्पन्न करता है, डायनोमा आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा डायनोमा कैसा होता है। डायनोमा क्या उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वन चैप्टर से ब्रह्मांड एंड विश्व, ठीक है, इसका जो हम अलग से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर चुके हैं और इसका वीडियो चैनल पर है, जाकर जरूर देखें आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जो नेक्स्ट वन चैप्टर और सबसे लास्ट वन चैप्टर, यानी फिजिक्स का टोटल 12 चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चंस आएगा, जिसमें न्यूमेरिकल और थियोरेटिकली दोनों ऐड रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लास्ट वन चैप्टर है जो देखेंगे इसमें कि सामान्य दिष्ट गाड़ी में प्रयुक्त प्रधान इलेक्ट्रॉनीय युक्ति का नाम क्या होगा, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा सामान्य संधि डायोड, जो युक्ति है जो इलेक्ट्रॉनीय युक्ति में काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं, तो आप लोग क्या करना है, इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए तो चाहिए, ठीक है, कमेंट में जरूर कमेंट करें, ठीक है, कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, कैंसर के उपचार में सामान्यतः प्रयुक्त समस्थानिक का मीन्स आप लोग जानते हैं, समस्थानिक मतलब वैसा 2 एलिमेंट जिसका उसका परमाणु संख्या होगा सेम होगा, ठीक है, यानी कि कैंसर का उपचार में जो भी हम यूज करते हैं उसका जो समस्थानिक है वो क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिंपल सा आंसर जो कोबाल्ट 16। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है, ठीक है, अर्धचालक कौन सा है, तो सिलिकॉन है जो अर्धचालक के रूप में काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन और सबसे लास्ट वन क्वेश्चन, लेजर प्रकाश पुंज का फैलाव होता है, लेजर लाइट जो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेजर लाइट क्या होता है, उससे हम जब भी हम प्रकाश देते हैं तो उनका जो फैलाव होता है बहुत कम होता है, यानी कि एक पॉइंट पे अगर हम लेजर लाइट से अगर हम लाइट दे तो वो पॉइंट पे ही जाके एक्ट हो